brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। झांसी शहर में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है और इसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास बीच सड़क पर, बल्कि सड़क किनारे फुटपाथ पर रविवार की दोपहर को एक बहुत भयानक वारदात होती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, लोगों की नज़र गन शॉट से घायल एक लड़की पर पड़ती है जो फुटपाथ के ऊपर पड़ी तड़प रही थी और सामने एक लड़का हाथ में एक देसी पिस्टल लिए खड़ा था। और जब तक लोग रिएक्ट कर पाते, उस लड़के के पास जा पाते, उस लड़की को रेस्क्यू करने की कोशिश कर पाते, तब तक वो लड़का उसी पिस्टल से खुद को भी ख़त्म कर लेता है। ये अपने आप में बहुत भयानक मंजर है, ऐसी तस्वीर जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लोग फौरन मौके पर पहुंचते हैं। आनन फानन में दो अलग अलग ऑटो रिक्शा जो वहाँ से गुजर रहे थे उनको रुकवाया जाता है और उनमें एक में लड़के की लाश को रखा जाता है और उसे अस्पताल पहुँचाया जाता है ताकि डॉक्टर एग्जामिन कर ले, और दूसरे में जो घायल लड़की है उसे लेटाया जाता है और फिर उसे भी नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है। लड़की को गोली सीने में लगी थी, जांच हुई तो पता चला सीने में लगी थी और सीने में राइट साइड में लगी थी और वो गोली अंदर गई और अंदर जाकर रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस गई। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है लड़की की। और लड़के को जो गोली लगी थी वो उसके सिर में लगी थी और सिर में गोली लगना आप समझ सकते हैं कि वो कैसी स्थिति होगी। लड़के की फ़ौरन मौत हो गई। अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे शहर में एक तरह से भूचाल मच गया। फ़ौरन जो झांसी की पुलिस है, एसपी हैं लोकल, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीन ऑफ क्राइम का भी मुआयना किया और अस्पताल भी गए और अस्पताल जाकर इनके बारे में जानकारी जुटाई। तो जानकारी जुटाने पर सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिटी क्लियर हुई। पता चला कि जिस 22 साल की लड़की पर जानलेवा हमला हुआ है उसका नाम है कृतिका चौबे और वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली है, लेकिन झांसी में रहकर वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रही है। और उधर जो लड़का इस शूटआउट में मारा गया था, यानी जिसकी मौत हुई थी, उसका नाम है मनीष जो है वो फिलहाल पढ़ता तो नहीं है, लेकिन एक समय में वो कृतिका के साथ ही पढ़ता भी था और कृतिका के गांव का ही ललितपुर का रहने वाला है। तो वहाँ से इन दोनों का एक दूसरे से मुलाकात है, कनेक्शन है। और झांसी में भी दोनों साथ में पहले पढ़ते थे, लेकिन अब मनीष ने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि मनीष और कृतिका जो है एक समय में बहुत अच्छे रिलेशन में थे और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये रिलेशन तकरीबन 7 सालों का था। लेकिन अब सवाल यह है कि अचानक इस रिलेशन में ऐसा क्या हुआ कि मनीष ने इतना ख़तरनाक कदम उठाया कि पहले तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका को टारगेट किया, उसे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी और फिर उसने खुद को ख़त्म कर लिया। ऐसी क्या बात हुई? अब पुलिस को ये पता लगाना था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती, पुलिस ये सब कुछ पता करती, तब तक पुलिस को सोशल मीडिया के ज़रिए एक नई जानकारी, एक नया एंगल इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में पता चला। और वो एंगल कुछ यूँ था कि सोशल मीडिया में इस घटना से तकरीबन 2 घंटे पहले एक रील अपलोड की गई थी और वो रील अपलोड हुई थी कृतिका के फेसबुक हैंडल से और कृतिका के फेसबुक पेज पर। वो रील खुद कृतिका ने अपलोड की थी या उसके साथी, उसके बॉयफ्रेंड रहे मनीष ने कृतिका के फेसबुक पेज पर अपलोड की थी, ये अभी क्लियर नहीं है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन वो रील अपने आप में इन दोनों के बीच, इस लड़का लड़की के बीच जो भी चल रहा था उसकी एक झलक दे गई। उस रील में मनीष और कृतिका के बहुत अच्छे मोमेंट्स जो उन्होंने 7 सालों में साथ रहकर गुजारे थे, उनका एक वीडियो कोलाज बना हुआ था या वीडियो मोन्टाज कह लें उसको, वो बना हुआ था। अलग अलग क्लिप्स लगे हुए थे और उसके साथ एक गाना था। वो गाना जो रील में अक्सर लोग लगाते हैं, अलग अलग गाने,
वो जो सॉन्ग था वो काफ़ी सैड था। यानी तस्वीरें तो बहुत खुशगवार थीं, हैप्पी नोट की थी, लेकिन जो गाना था वो काफ़ी दुख से भरा हुआ था। और उस गाने का जो लब्बो लुआब था वो ये था कि मतलब लड़के की आवाज़ में वो गाना था, और उसमें ये लड़के की आवाज़ में सिंगर ने ये गाया था कि वो जो है वो मोड़ पे अकेला रह गया, और पहले जो है वो दिल जला और फिर घर भी जल गया। कुछ इस तरह का वो गाना है, किसी फिल्म का सॉन्ग है। तो अब जब ये रील सामने आ गई और पुलिस को पता चला कि ये रील अपलोड हुई है, तो पुलिस को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप ओरिएंटेड इशू ऐसा था जिसकी वजह से ये घटना हुई। तो अब पुलिस ने जब छानबीन आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि ये लोग 7 सालों से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इस कहानी में आज से कोई समझ लीजिए 7-8 महीने पहले तब एक मेजर ट्विस्ट आया, जब मनीष के घर वालों ने एक तरह से ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा दी। मनीष कृतिका से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मनीष के घर वाले इस रिलेशन पर तैयार नहीं थे, राज़ी नहीं थे। मनीष का एक बड़ा भाई था, लेकिन उस बड़े भाई की मौत कोरोना काल में हो गई थी, और मनीष के पिता जो कि दिव्यांग हैं वो घर के लिए रोज़ी रोटी कमाया करते थे। मनीष पर भी परिवार का बड़ा दबाव था, घर का मतलब जवान बेटा था और बच गया था बड़े भाई की मौत के बाद, तो उस पर भी जिम्मेदारी थी कि वो परिवार को चलाने में अपने पिता की मदद करे। तो वो काम करता भी था, उसने पढ़ाई लिखाई भी इसी कामकाज के सिलसिले में छोड़ दी थी। लेकिन उसका अपने पिता से, मनीष का अपने पिता से इस रिलेशनशिप को लेकर एक रिफ्ट था, एक अनबन सी थी, क्योंकि मनीष के पिता चाहते थे कि बेटा प्यार मोहब्बत के चक्कर में न पड़े, और जहां मैं कह रहा हूं वहां बेटा शादी करे। एक तरह से देखा जाए तो पिता ने मनीष की बात नहीं सुनी और मनीष की शादी किसी और लड़की से करवा दी। मनीष उस समय शायद कमज़ोर पड़ गया, वो स्टैंड नहीं ले पाया कि वो अपने पिता से या घर वालों से ये कहता कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है, या हो सकता है कहा भी हो, लेकिन इसके बावजूद उसने हथियार डाल दिए हों घर वालों के तेवर और उनके व्यवहार को देखते हुए। लेकिन इस तरह के शादियों का अंजाम हमेशा सही नहीं होता। ऐसा नहीं कि इंसान सब कुछ भूल जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, कुछ लोग भूल नहीं पाते हैं। तो मनीष शायद कृतिका के साथ गुजारे गए उन पलों को नहीं भूल पा रहा था, और उसने शादी के 2 महीने बाद ही जो है अपनी पत्नी से अलग रहना शुरू कर दिया था। और एक तरह से उसने ये मैसेज दे दिया था 2 से 3 महीने के अंदर अपनी पत्नी को और ससुराल वालों को कि वो इस शादी से खुश नहीं है और रहेगा नहीं अपनी बीवी के साथ। घर वाले जो मनीष के थे वो भी परेशान थे, और फाइनली ये मामला पहले पंचायत और फिर कोर्ट तक पहुंचा, और आखिरकार मनीष ने अपनी बीवी से चंद महीनों के अंदर, मतलब साल भर से भी कम वक्त में, तलाक ले लिया। और अब मनीष तलाक लेकर फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था। लेकिन मनीष की शादी और उसका तलाक, ये सब कुछ उसके घर में इतना इन चीज़ों का इतना डीप इम्पैक्ट हुआ था, इतना असर हुआ था कि मनीष के पिता मनीष से बात नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं कि घर में बाप बेटे के बीच जब इस तरह का रिलेशन हो तो वो उस घर का माहौल कितना गंभीर होता होगा, भारी होता होगा। तो इस परिवार का माहौल ऐसा ही था। मनीष अब अपने पुराने प्यार को एक बार फिर से रिवाइव करना चाहता था, और वो चाहता था कि वो कृतिका से बातचीत करे और कृतिका उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आए। लेकिन कृतिका अब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। उसके मन में कहीं ये तकलीफ़ भी होगी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली, तो उसने अपना जी कड़ा कर लिया था। उसने मनीष का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और उससे किसी तरह का संपर्क अब नहीं रखना चाहती थी। उसने अपने आप को मना लिया था कि अब मनीष और उसके रास्ते अलग हैं। लेकिन मनीष जो है, उसने पहले तो अपने रास्ते अलग किए। उसने पहले एक लड़की से शादी की, फिर उस शादी को तोड़कर वो कृतिका की ज़िंदगी में वापस लौटना चाहता था। वो कृतिका से मिलना चाहता था, लेकिन कृतिका इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कई बार कोशिश की, कृतिका ने हर बार मना कर दिया। आखिरकार मनीष ने वही चाल या वही दांव चली जो अक्सर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए चला करते हैं। मनीष ने इस लड़की से कहा कि अच्छा ठीक है, अलग हो जाएंगे, साथ नहीं रहेंगे, तुमने जब ये तय कर लिया है तो, लेकिन एक आखिरी बार मिल लो। ये एक आखिरी बार मैंने एज अ क्राइम रिपोर्टर देखा है कि वो बहुत घातक और कई बार जानलेवा साबित होता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। कृतिका
अपने पुराने बॉयफ्रेंड मनीष के कहने पर उससे एक आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हो गई और ये दोनों रविवार के दिन झांसी में एक रेस्टोरेंट में ये मिलने पहुंचे। रेस्टोरेंट का नाम है हवाना। हवाना रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों ने साथ में खाना भी खाया, कुछ अच्छा वक्त गुजारा और मनीष ने इस दौरान कृतिका को लगातार इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आए। उसने अपनी पत्नी को उसी के लिए तलाक दे दिया है और अब वो उसके साथ ही रहना चाहता है, लेकिन कृतिका शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। और इसके बाद जब दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो कृतिका यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहती थी। मनीष ने कहा कि चलो कुछ दूर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ, और वहाँ से वापस कुछ कदम दोनों पैदल चले। तब तक मनीष ने अपने बैग से गन निकाल ली और गन निकाल कर कृतिका से कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। कृतिका पीछे मुड़ी कि मनीष क्या दे रहा है या क्या लेकर आया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या खुद को संभाल पाती, तब तक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपने पास मौजूद उस गन से मनीष ने फायर कर दिया और गोली कृतिका के सीने के दाहिने हिस्से में लगी इधर, और कृतिका वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा कि शायद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन लकीली उसकी जान नहीं गई। और जब तक मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तब तक अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में उसे एडमिट कराया गया है। और इस घटना के फ़ौरन बाद मनीष ने उसी गन से अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक तस्वीर, एक मंजर लोगों की आंखों के सामने ऐसा आया जब लोगों ने देखा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक लड़का और लड़की अगल बगल पड़े हुए हैं और खून ही खून वहाँ मौका वारदात पर बिखरा हुआ है। लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये घटना हुई थी तो इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, मनीष ने पहले लड़की को और फिर खुद को भी नुकसान पहुंचा लिया था। तो लेकिन लोग जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने दोनों को उठाकर अस्पताल पहुँचाया और उसके बाद छानबीन में ये पूरी कहानी सामने आई। घर वालों का ये कहना है, मनीष के घर वालों का, कि वो चाहते थे कि उनका बेटा सुधर जाए, प्यार मोहब्बत के इस चक्कर से बाहर आ जाए, लेकिन उनका बेटा नहीं सुधरा और उसने ये भयानक कदम उठा लिया। लड़की के घर वालों का जो वर्जन है, जो बयान है, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उन बेचारों के पास कहने के लिए होगा भी क्या। जाहिर सी बात है, उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है तो वो दुखी होंगे और सोच रहे होंगे कि काश वो लम्हा, वो मौका ना आया होता जब उनकी बेटी के साथ मनीष की कोई मुलाकात या बातचीत भी हुई होती। न वो दिन आता और न ये दिन देखना पड़ता। तो खैर, लड़की का पूरा परिवार सदमे में है। वो अपनी बेटी के जल्द से जल्द रिकवर होने की उम्मीद में है, और उधर लड़के का परिवार एक तरह से समझ लीजिए कि तबाह हो चुका है, क्योंकि पहले बड़े बेटे की मौत हुई और अब छोटे बेटे की जान चली गई। तो ये थी पूरी जानकारी, पूरा घटनाक्रम, जिसकी तफ्तीश फिलहाल झांसी की पुलिस कर रही है। आने वाले दिनों में और क्या खुलासे इस मामले में होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से एक रिलेशनशिप को परिवार वालों के दबाव की वजह से बीच में तोड़ दिया गया और लड़के की ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी गई, फिर वो लड़का उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाया, वापस मुड़कर आया, ये अपने आप में ये दिखाता है कि हमारा समाज आज भी कितने स्टिग्मा में और कितनी जटिलताओं में जी रहा है, जिसकी वजह से कई होनहार जिंदगियां जो है वो बीच में ही ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़के लड़कियाँ खुलेआम सारे लोग प्यार मोहब्बत की शुरुआत कर दें, घर वालों की बात ना मानें, मम्मी पापा के भावनाओं का ख्याल न रखें, अपनी मर्ज़ी से शादी कर लें और मम्मी पापा हर वो बात मान लें जो बेटे बच्चे कह रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन ये बड़ा नाजुक मसला है। अगर इस तरह का किसी परिवार में कुछ होता है तो थोड़ा बड़ा दिल घर वालों को भी दिखाना पड़ेगा, दिखाना चाहिए, और अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप के अपने अरमान होते हैं, उम्मीदें होती हैं, और कई बार अलग अलग ज़ात धर्म में की गई शादियाँ जो है वो बहुत कामयाब नहीं होती हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अरेंज मैरिज भी हमेशा कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं है। अनगिनत ऐसे मामले हैं जब एक चार दीवारी के अंदर रहने वाले पति पत्नी रहते तो साथ हैं लेकिन अजनबी की तरह जीते हैं, और पूरे परिवार में उन दोनों के बीच वो जो तनाव और वो जो एक भारीपन होता है उसका असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि
प्यार मोहब्बत जैसे नाजुक मसलों पर घर वाले बहुत वाइजली अपने बच्चों को गाइड करें, और अगर बच्चे इस बात पर अड़े रहें कि वो अपने मनपसंद से ही शादी करेंगे, तो शायद, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, कि माता पिता को बड़ा दिल दिखाते हुए अपने बच्चों की उस पसंद पर हामी भर देनी चाहिए। इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। ये सही बात है कि लव मैरिज भी कई बार नहीं टिकते, उसका दर्दनाक अंत होता है, और ये भी सच है कि कई बार अरेंज मैरिज भी नहीं टिकते। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना होती है जैसा इस मामले में हुआ कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती कहीं और शादी करा दी और उस लड़के ने लड़की पर जानलेवा हमला किया और फिर उसने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली, तो कम से कम इस तरह की अफसोसनाक चीज़ें नहीं होंगी। आपने देखा होगा सोनम और राजा रघुवंशी वाला जो इंदौर का मामला है, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। जो सोनम के घर वाले हैं, उन्होंने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के उसकी ज़िंदगी में जो एग्जिस्टेंस था लड़की की ज़िंदगी में, सोनम की ज़िंदगी में, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हुए और उस बात को बिल्कुल एक तरह से इस पूरी स्टोरी से डिलीट करते हुए राजा रघुवंशी से सोनम की शादी कर दी, जबकि सोनम किसी और के साथ अफेयर में थी। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अगर बेटी का किसी के साथ अफेयर है या बेटे का भी किसी से अफेयर है, तो घर वालों को बिल्कुल कोई हिंट भी ना मिले, समझ ही ना आए, ऐसा आम तौर पर नहीं होता। एक्सेप्शनल केसेस में तो होता ज़रूर है, लेकिन आजकल ये चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर भी रिफ्लेक्ट होती हैं, दोस्त यारों को पता चलता है, घर वालों तक भी बात पहुंचती है। तो कोई अगर ये कहे हमें तो पता ही नहीं था, तो ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती। तो और कम से कम लड़का लड़की आज के ज़माने में जो प्यार मोहब्बत करते हैं, कम से कम इतनी हिम्मत तो रखते ही होंगे कि अपने पेरेंट्स को बता पाएँ, तो बताते भी होंगे। लेकिन कई बार पेरेंट्स जो हैं वो अपने थॉट प्रोसेस के आगे बच्चों के थॉट प्रोसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से ऐसे खतरनाक घटनाएं होती हैं। तो एक बीच का रास्ता, एक समझदारी भरा रास्ता लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की भी ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वो भी अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के इमोशंस का ख्याल रखें, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो किसी लड़का या लड़की के प्यार में फ़िलहाल गाफिल हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें संभाल कर चलना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। ये मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इस पूरे घटनाक्रम पर। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक नेवी ऑफिसर जो रिटायर्ड थे और उनके परिवार पर उन्हीं के गांव के एक शख्स ने ख़तरनाक तरीके से हमला किया और वो पकड़ा गया। लेकिन पकड़े जाने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और आधी रात को सुनसान बियावान में चलते एक आदमी की सीसीटीवी तस्वीर, सुनसान बियावान मतलब जंगल नहीं, लेकिन सुनसान खेतों के बीच चलते एक शख्स की सीसीटीवी तस्वीर से वो केस सॉल्व हुआ। क्या है वो केस, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनी में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। MKD शॉर्ट टाइम्स के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा योगेश धरने जी ने कमेंट किया है, और उन्होंने लिखा है सैड सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, योगा विथ विकास हैं। उन्होंने कहा है कि जुआ और शराब ये दोनों बड़े अवगुण हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी जुए की लत पर अपनी राय रखी और कहा है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचना ज़रूरी है। रामराज के नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा कि नमस्ते सर, मुझको आपकी आवाज़ सुन के नींद आती है, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीला है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सुरीला होना और किसी आवाज़ का अच्छा होना, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सुरीला मतलब जिसमें सुर हो, तो सुर सबके बस का रोग नहीं है, अदरवाइज़ सारे लोग बहुत अच्छे सिंगर होते। आवाज़ तो कोई अच्छी निकाल सकता है, या हो सकता है कि कुदरत ने उसको वो हुनर या सलाहियत दी हो कि उसका वोकल कॉर्ड कम से कम ऐसा हो कि सुनकर अच्छा लगता हो, लेकिन सुर होना एक और चीज़ है मेरे हिसाब से। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी रामराज जी, आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। AH हमसफ़र के नाम से एक आईडी है, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा LK फैशन है, शरणप्रीत जी के नाम से एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया है, राघवेंद्र तिवारी जी हैं, मुकेश यादव जी हैं, संघे अंग के नाम से एक आईडी है, पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, और अथर रहमान ने भी कमेंट किया है। हाँ, इसके अलावा PK चंद्रा साहब का कमेंट है, और कैफ़ी मुस्तफ़ा का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दुर्गा कर्की जी बीच बीच में कमेंट करते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और इसके अलावा सरयू बाला का कमेंट है, काजिम अब्बास साहब हैं, अशोका शुक्ला का कमेंट है। इन्होंने कहा कि आपकी
स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है और आप बहुत नाइस पर्सन है। मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद अशोका जी आपका। और मुकेश यादव जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत। भास्कर अरगड़े जी, दीपमाला इन्होंने लिखा है सुप्रतिम भाई मेरा फर्स्ट कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका दीपमाला जी। आसिफ समथिंग के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है सुप्रतिम जी आपसे गुजारिश है कि कहानी में आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनकी तस्वीर या फ़ोटो उस कहानी में ज़रूर दिखाएं। हर रोज़ तो संभव नहीं हो पाता, चाहता मैं भी हूँ आपको ऑनेस्टली बताऊँ, लेकिन कुछ मतलब सिस्टम ऐसा बन नहीं पा रहा अभी तक। लेकिन आज जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है उसमें कुछ तस्वीरें मैं डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज इतना ही। इस घटनाक्रम पर आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।